चलिए बात करते हैं हम लोग बीएचयू के नेक्स्ट क्लास की बात करेंगे। ठीक, पिछले लेक्चर के अंदर जो है हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल की बात की थी। ठीक, और अब जो है हम लोग आगे जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक, तो आज जो हम लोगों का चैप्टर आने वाला है प्रीवियस ईयर के अंदर जो है कौन से चैप्टर के क्वेश्चन हमको करना है, वो चैप्टर है हमारे पास रिडॉक्स। रिडॉक्स के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर, बीएचयू के एग्जाम के अंदर, उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी कठिन चीज में नहीं पूछी जाती है। सबसे पहला क्वेश्चन आया है, फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है। ठीक, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमको दिया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पहले देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग शो द करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज। मैग्नीज की करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हमको पूछी गई है। ठीक, तो सबसे पहले बोला गया है 4 in MnO2। ठीक है, उसके बाद जो है फिर क्या बोला है 6 in K2MnO4। फिर बोला गया है 7 in KMnO4। मतलब MnO2 में 4 होती है तो +4। उसके बाद K2MnO4 में 6 होती है और KMnO4 में 7 होती है, ऐसा हमको बोला गया है। और फिर बोला गया है कि ऊपर के सभी मतलब ऑल ऑफ अबव सभी सही है, ऐसा बोला गया है। तो पहले हम लोग कैलकुलेट किया, हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमको दिया गया है MnO2। सबसे पहला केस क्या दिया गया है, MnO2 दिया गया है। इसमें मैग्नीज की पूछी है तो इसे हमको क्या मानना है, X मानना है। ठीक, तो X मान के करेंगे तो ये X किया है, प्लस एक ऑक्सीजन के ऊपर या एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, -2 होती है, -2 होती है। तो यहाँ कितने ऑक्सीजन है, बोले 2 ऑक्सीजन है तो 4 हो जाएगी, मतलब यहाँ लिखेंगे -4। इस पूरे अणु के ऊपर 0 आवेश है, 0 चार्ज है, तो बराबर करके क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो ये x - 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ x बराबर क्या हो गया, 4। मतलब MnO2 के अंदर जो है +4 होती है, +4 होती है। इतनी बात हमको समझ में आती है। ठीक, दूसरा केस हमको क्या दिया गया है, K2MnO4। ठीक है, K2MnO4 दिया गया है, इसको हमने X माना है तो ये X मान के चल रहे हैं। एक पोटेशियम के ऊपर +1 होता है तो 2 पोटेशियम है तो +2 हो जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर कहीं ना कहीं क्या होता है -2, तो ये -8 हो जाएगा। बराबर करके क्या लिखेंगे, 0। तो 2 + x लिखा जाएगा, ये -8 हो जाएगा, बराबर 0 लिखेंगे। तो यहाँ x बराबर x = क्या हो जाएगा, बोले 8 - 2 मतलब x = क्या हो गया, 6 हो गया। यही हमको ऑप्शन में भी दिया गया है। एक और हमको दिया गया है KMnO4, बोले उसमें +7 होती है, उसको भी चेक कर लेते हैं। बोले थर्ड केस हमको दिया गया है KMnO4। ठीक है, KMnO4 की यदि बात करें तो यहाँ पे हमने इसे क्या माना है, X माना है, पोटेशियम +1 होता है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर -8 लिखा जाएगा, = क्या लिखा जाएगा, 0 लिखा जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी कठिन चीज इसमें नहीं है। ठीक है, चलो तो यहाँ 1 किया, फिर x किया, फिर -8 किया, बराबर में 0 कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ बोले x = बोले 8 माइनस क्या करेंगे, 8 माइनस क्या करेंगे, बोले 1 करेंगे। ठीक है, 8 माइनस क्या करने वाले हैं, 1 करने वाले हैं, मतलब कितना आया, 7। मतलब x = क्या आया है, 7। मतलब यहाँ पर जो है मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई है, +7 हो गई है। ठीक है, तो ये बड़ी आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब वापस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या +4 आती है MnO4 के अंदर, बिल्कुल सही है, हमको तो करेक्ट बताना है, सही बताना है। ठीक है, क्या 6 आती है K2MnO4 के अंदर, बिल्कुल सही है। क्या 7 आती है KMnO4 के अंदर, सभी सही है। इसका मतलब हम लोगों का आंसर क्या आ जाएगा, हम लोगों का आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ अबव, सभी सही है ऊपर वाले। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल हमको समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बीएचयू का अगला क्वेश्चन हमारे पास आने वाला है। ठीक,
तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन Fe3O4। यहाँ पर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा गया है, ठीक है। देखेंगे ध्यान से कि हमको क्या दिया गया है, Fe3O4 दिया गया है। इसमें हमको Fe की ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है। तो Fe को हमको क्या मानना है, X मानना है। जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी होती है उसे हम लोग क्या मानते हैं, X मान लेते हैं, ठीक। अब यहाँ देखो कि हमने यहाँ पे Fe को क्या माना है, X माना है, लेकिन हमको Fe कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। तो यहाँ क्या बोलेंगे, 3x बोलेंगे। उसके बाद जो है प्लस करेंगे, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो ये हो गया -8 बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि पूरे के ऊपर आवेश मतलब चार्ज कितना है, 0 है, ठीक है। तो 3x - 8 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर x = क्या हो जाएगा 8/3 हो जाएगा। ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का, ये 3 नीचे जाएगा डिवाइड में, तो 8/3 मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, W हो गया, ठीक। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है, कोई भी इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा पैटर्न है हम लोगों का, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ये हम लोगों का W आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलो। क्या क्वेश्चन दिया है, द इनकरेक्ट मैच फॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन इन शोन बाय। हमको क्या करना है, इनमें से कौन सा क्लोरीन के ऑक्साइड के ऑक्सीकरण अवस्था के प्रति गलत मेल खाता है, ठीक। कि ये सही है, मतलब ये गलत है, या ये गलत है, या फिर ये गलत है, या फिर ये गलत है, हमको गलत बताना है। तो हमको सबकी ऑक्सीकरण अवस्था पहले निकालना पड़ेगा। सबकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं, ठीक। सबसे पहले हमको दिया गया है Cl2, ठीक। Cl2 की ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं, ठीक। सबसे पहला केस क्या दिया है, Cl2। तो यहाँ लिखा मैंने सबसे पहला केस Cl2। यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है, मतलब यहाँ क्या होने वाला है, देखेंगे सभी ध्यान से। यहाँ पर क्लोरीन दिया गया है, तो क्लोरीन को हम क्या मानेंगे, X मानेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब फिर जो है यहाँ पर क्या होने वाला है, यदि हमने 2x बोला है तो यहाँ ऑक्सीजन तो -2 होते ही, तो ये -2 प्लस करके -2 करना है, लेकिन सीधा मैंने लिख दिया, बराबर करके क्या लिखा मैंने, 0 लिखा। तो यहाँ पर 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2/2 मतलब 2/2 मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ देखेंगे वापस क्वेश्चन की तरफ चलो। क्या Cl2O में जो है, क्या Cl2O में जो है +1 आ रही है, बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। हमको तो क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है, गलत बताना है। क्या गलत मेल खा रहा है, नहीं मेल खा रहा है, सही मेल खा रहा है, ठीक है। तो देखो ध्यान में, सेकंड देखेंगे, हमको सेकंड क्या दिया गया है, सेकंड दिया गया है Cl, ठीक है। तो यहाँ देखो क्लोरीन है, क्लोरीन को हम क्या मानेंगे, बोले X मानेंगे। ये -2 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो X बराबर क्या हो जाएगा, 2, मतलब यहाँ पर ClO का जो ऑक्सीकरण अंक आया है उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं, उसे हम लोग बोलने वाले हैं +2। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ जो है इसके साथ तो क्या दिया है, इसके साथ क्या दिया है, +1 दिया है, मतलब ये इनकरेक्ट है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, हम लोगों का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर यदि हम लोग निकालना भी चाहें तो Cl2O दिया है, ClO2 दिया है ना, तो हमने इसको x मान लिया और ये -4 हो जाएगा बराबर 0। तो x बराबर क्या होगा, 4। ये तो बिल्कुल सही है। Cl2O 7 में भी निकाल सकते हैं, तो बोले Cl2O 7, तो ये 2x हो जाएगा, ठीक है। 2x हो गया, ये -14 हो गया, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो 2x बराबर क्या हो गया, 14, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7। तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक। तो हमारे पास इनकरेक्ट क्या आया है, बकरी वाला आंसर, मतलब बी वाला आंसर आया है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई घबराने की इसमें जरूरत नहीं है। चलो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा बी आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। विच इज इनकरेक्ट फॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट, गलत ऑक्सीकरण स्थिति अवस्था किसमें है। अब मैंने तुमको पहले दिन भी बोला था कि इसमें करेक्ट इनकरेक्ट ज़्यादा पूछे जाते हैं, गलत सही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो यही चेक करना है कि गलत पूछा है या सही पूछा है। ये थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा, क्वेश्चन बार बार पढ़ के
पर हम लोग क्या करते हैं, सही समझ लेते हैं और चलने देते हैं, है ना। तो यहाँ देखा हमने कि ये क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है, गलत पूछा गया है, ठीक। गलत ऑक्सीजन अवस्था किसके साथ आती है। तो यहाँ देखो ये क्रोमियम दिया गया है 6K2Cr2O7 दे रहा है, ये बात सही है या गलत है, इसको हम लोग चेक करते हैं। तो हमको यहाँ पे क्या दिया गया है, K2Cr2O7 दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर हमको क्रोमियम की ऑक्सीजन 6 दी गई है, तो ये सही है या गलत है, ये हमको चेक करना है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको 2x मानना पड़ेगा क्योंकि एक क्रोमियम हो तो x, 2 है तो 2x। पोटेशियम +1 क्योंकि ये पहले ग्रुप का होता है, पहले समूह का होता है, तो पहले कहीं यहाँ पे क्या बोलेंगे +1, तो 2 है तो 2 कर देंगे। ऑक्सीजन के ऊपर तो -2 होता ही है, तो यहाँ पे 7 है तो -14 हो जाएगा, ठीक। बराबर करके क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। इतनी बात हमको समझ में आती होगी, ठीक। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो 2 + 2x, उसके बाद -14 बराबर करके क्या लिखेंगे 0, ठीक। तो 2x = क्या होगा, ये 14 - 2, ठीक है। तो फिर x = क्या होने वाला है, x = यहाँ क्या होने वाला है 12/2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, 6 आ रही है। मतलब ये पहली बात तो बिल्कुल सही है कि क्रोमियम हैज 6 in K2Cr2O7 एज वेल एज K2Cr4। क्या इसमें भी वो +6 में होता है, ये अपने को चेक करना पड़ेगा, ये अपने को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक। K2Cr4, ठीक है। K2Cr4 की यदि हम लोग बात करें तो इसमें एक ही क्रोमियम है तो x मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है पोटेशियम 2 है तो 2 कर देंगे क्योंकि एक पोटेशियम के ऊपर +1 होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो फिर ये -8 हो जाएगा, बराबर क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। तो 2 + x - 8 बराबर हो गया 0। तो x = क्या हो जाएगा 8 - 2, मतलब क्या हो गया 6, मतलब x = क्या हो गया 6 हो गया। मतलब ये स्टेटमेंट जो है, ये जो ऑक्सीकरण अवस्था है ये तो बिल्कुल सही है, पर हमको पूछा क्या है, गलत पूछा है, ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये आंसर हमारा नहीं है क्योंकि ये तो सही है, हमको तो गलत पूछा है, ठीक है। CO हैज इन CONH3 +3 दिया गया है ना। देखो क्या इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है या नहीं होती है, वो हमको चेक करना है, ठीक है। चलो चेक करते हैं। तो यहाँ दिया गया है CONH3 दिया गया है, ठीक। और यहाँ पर +3 हमको चार्ज दिया गया है, ठीक। अब जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं उसे हम लोगों को क्या मानना है, x मानना है, तो इसे हम लोगों ने x मान लिया, ठीक। उसके बाद NH3, अब NH3 के ऊपर चार्ज मतलब आवेश कितना होता है 0, न्यूट्रल लिगेंड है, इसको हम लोग लिगेंड बोलते हैं, न्यूट्रल है, उदासीन है। तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, ये लिखा मैंने 6 × 0, ठीक है, बराबर करके क्या लिखेंगे +3 लिखेंगे, ऊपर का जो चार्ज वो लिखते हैं ऊपर, ठीक। तो यहाँ पर x = क्या आ गया +3 आ गया। अब यहाँ देखो कि क्या कोबाल्ट जो है वो +3 में होता है, बिल्कुल दिया गया है, होता है, मतलब ये भी सही बात है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमको तो गलत पूछा है ना, गलत पूछा है तो गलत बताएंगे, सही पूछेगा सही बताएंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक। फिर चलते हैं निकल हैज 0 in निकल CO4, ठीक है। चलो इसको भी चेक करते हैं, ठीक, इसको भी चेक करते हैं। देखेंगे ध्यान से कि ये निकल दिया गया है, ठीक, ये निकल दिया गया है, ठीक। और यहाँ पर CO4 दिया गया है, ठीक। यहाँ पर ब्रैकेट लगा भी सकते हैं, नहीं लगाए तो भी चलेगा, ठीक। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो x मानेंगे। कोबाल्ट क्या होता है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, उदासीन होता है, जैसे अमोनिया होता है, जैसे वाटर होता है, वैसे ही ये CO होता है, कार्बोनिल लिगेंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पर क्या होने वाला है, प्लस करके 0 × 4 करेंगे, 4 लिगेंड बराबर 0, कोई आवेश नहीं है, तो x = क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 × 4 तो 0 हो गया, ठीक। तो x = क्या है 0, मतलब यहाँ पर निकल की जो ऑक्सीजन अवस्था है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो क्या है 0 है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये बात बिल्कुल सही है, पर ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक। फिर यहाँ चेक करते हैं निकल हैज 2 in निकल CO4, ठीक। जब +2 में होगा निकल तो सेम कॉम्प्लेक्स दिया है, सेम संकुल दिया है,
क्या +2 में होगा? नहीं होगा, क्योंकि 0 पे है, +2 में कैसे होगा? तो ये बात गलत है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछा है तो हम लोगों ने बड़ी आसानी से इनकरेक्ट बता दिया है, ठीक है। तो इतनी बात भी हमको क्लियर हो गई होगी और इसमें कोई डाउट भी हमको नहीं होगा, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास आने वाला है, ठीक। आंसर तो हम लोगों को डब्ल्यू आ गया है। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझो, ठीक। इन द रिएक्शन X FeCl3 Y H2S, फिर FeCl2 दिया है, फिर प्लस S दिया है, प्लस HCl दिया है, ठीक। यहाँ पे हमको X और Y पूछा गया है। क्वेश्चन को ध्यान से बिल्कुल समझेंगे। ये रिडॉक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। रिडॉक्स मतलब जहाँ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही होते हैं, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन उसे बोला गया है जहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही होते हैं। बोलिए रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है? तो हम बात करेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि दिया गया है, यदि इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। यदि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसे रिडक्शन बोला जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं। जो सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर देते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जो सामने वाले का रिडक्शन कर देते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। या शॉर्टकट में यदि बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, जो इलेक्ट्रॉन दाता होता है, जो इलेक्ट्रॉन को दान करता है, वो कहीं ना कहीं क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब अपचायक होता है। हिंदी में क्या बोलेंगे, अपचायक बोलेंगे, ठीक। और कहीं ना कहीं उसे इस प्रोसेस को अपन एक अपचयन नाम देते हैं हिंदी में, ना। रिडक्शन को अपचयन बोला जाता है, ऑक्सीडेशन को ऑक्सीकरण बोला जाता है, ठीक। तो जो इलेक्ट्रॉन दाता होता है वो अपचायक होता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता होता है वो ऑक्सीकारक होता है, ठीक है। और उसका क्या होता है, अपचयन होता है, ठीक है। तो ये हिंदी की टर्मिनोलॉजी को ध्यान रखना है, ठीक। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा, इसमें रिएक्शन को बैलेंस करते आना चाहिए। वो रिडॉक्स अभिक्रिया जो होती है, रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है उसे कुछ अलग तरीके से संतुलित करते हैं, अलग तरीके से बैलेंस करते हैं, ठीक है। बैलेंसिंग सीखते हैं पहले, ठीक है। बैलेंसिंग के रूल क्या है, यहाँ पे सबसे पहले मैं रूल के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहला रूल होता है हमारे पास कि हमको जो है स्केलेटल लिखना है। रिएक्शन का जो स्केलेटल होता है वो सबसे पहले लिखना होता है, ठीक है। स्केलेटल मतलब ढांचा होता है, कि रिएक्शन का ढांचा, ये जैसे ये दिया हुआ है, ये ढांचा हमको लिखना होता है बैलेंसिंग करने के लिए, ठीक। ढांचा लिखने के बाद जो है हमको ऑक्सीकृत और अपचयित जो पदार्थ है, जो परमाणु है, उसको ढूंढना है। फाइंड आउट रिड्यूस्ड, है ना, फाइंड आउट रिड्यूस्ड स्पीसीज एंड ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज। फाइंड आउट रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज। हमको वो प्रजाति देखना है इस रिएक्शन के अंदर, ठीक है, कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ, कौन रिड्यूस हुआ है, कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, किसका अपचयन हुआ है, किसका ऑक्सीकरण हुआ है, मतलब कौन अपचयित हुआ है, कौन ऑक्सीकृत हुआ है। वो हमको सबसे पहले चेक करना है। कैसे चेक करेंगे वो भी बताऊंगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, बैलेंस करना है। फिर क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक। किसको बैलेंस करेंगे देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले स्टेप देखो, सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, रिड्यूस्ड एटम एंड ऑक्सीडाइज्ड एटम। रिड्यूस्ड एटम एंड ऑक्सीडाइज्ड एटम, जो अपचयित एटम है, जिस भी परमाणु पर क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, जिस भी परमाणु पर क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, सबसे पहले उसे बैलेंस करेंगे, ठीक है। उसको बैलेंस करने के बाद जो है हम लोग आवेश को बैलेंस करेंगे, मतलब चार्ज को बैलेंस करेंगे। चार्ज को बैलेंस करेंगे, आवेश को बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, क्रॉस गुणनफल जो होता है ये क्या होता है, ठीक, ये हम लोग देखने वाले हैं। पर चार्ज को कैसे बैलेंस किया जाएगा वो भी मैं भी इसके बाद बताऊंगा। पर सबसे पहले ध्यान रखना है कि रिड्यूस्ड एटम को बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीडाइज्ड एटम को बैलेंस करेंगे, फिर यहाँ आगे नीचे चलता है, ठीक है। उसके बाद चार्ज को बैलेंस करना है, आवेश को बैलेंस करना है। कैसे करना है ये बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो है ऑल एटम, सभी परमाणु को बैलेंस करना है। ऑल एटम
रिड्यूस्ड एटम के बाद चार्ज को बैलेंस करेंगे, चार्ज के बाद जो बचे हुए सभी एटम उनको बैलेंस करेंगे, केवल ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को छोड़ करके बचे हुए सभी एटम को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ठीक है, उनको हम लोग क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करेंगे बाय H2O। H2O के द्वारा जो है ऑक्सीजन परमाणु को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। उसके बाद हाइड्रोजन परमाणु को बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करेंगे, ठीक है, बाय H+। ठीक है, अभी एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम में बैलेंस होता है, लेकिन हमको जो है हमारा काम यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये रूल है हमारे पास, ये सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ये रूल है हमारे पास, इनको जो है इनकी हेल्प से हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करने वाले हैं। ठीक है, चलो अब मैं रिएक्शन को लिखता हूँ सबसे पहले। ठीक है, चलते हैं रिएक्शन की ओर। ठीक, रिएक्शन की ओर चलते हैं। रिएक्शन में क्या लिखा गया है, यहाँ पे हमको दिया गया है ApCl3, फिर दिया गया है H2S, यहाँ पे X पूछा है और यहाँ पर Y पूछा है। ठीक है, यहाँ पर क्या बन रहा है बोले, हमको पता है केस बन रहा है, जब पहले यहाँ पे जो लिखा गया है वही मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो पूछा गया है वो पूछा गया है बोले ApCl ये बन रहा है, फिर S बन रहा है, फिर HCl बन रहा है। ये रिएक्शन हमको दी गई है और X और Y की वैल्यू हमको पूछी गई है। सबसे पहला काम हमारा क्या है, इसके लेटर ढांचा लिखना है, ढांचा लिख दिया हमने। दूसरा पॉइंट क्या है, ये ढांचा लिखा। दूसरा पॉइंट क्या है कि ऑक्सीकृत और अपचयित जो परमाणु है उनको पहचानना है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, वो हमको पहचानना है। तो कैसे पहचाने, उसके लिए हमको सबसे ऑक्सीकरण अवस्था लिखना आना चाहिए ना। सॉरी, देखेंगे इधर कि यहाँ जो आयरन है ये क्या है, +3 में। ठीक है, ये हमको निकालते आता है। ApCl3 में Ap क्या है, +3 में है। यहाँ यदि मैं सल्फर की बात करूँ तो सल्फर क्या है, -2 में। ये सल्फर क्या है, -2 में। यहाँ Ap किसमें है, +3 में। ठीक, यहाँ पर जो आयरन है वो आयरन किसमें है, यहाँ पर जो आयरन है वो आयरन की बात करते हैं तो आयरन यहाँ क्या है, +2 में है। यहाँ सल्फर किसमें है, 0 में है। और क्लोरीन तो यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1 है। और बाकी किसी की ऑक्सीजन अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। जिसके इसमें परिवर्तन आ रहा है ना वो हमको चेक करना है। ठीक है, जिनके इसमें ऑक्सीजन अवस्था में परिवर्तन आ रहा है, चेंजेस आ रहा है, वही रिड्यूस्ड या फिर वही ऑक्सीडाइज होते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो ध्यान से कि ये +3 से कहाँ जा रहा है, ये +3 से कहाँ जा रहा है, +2 में जा रहा है। मतलब यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो रही है, चेंज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक, क्योंकि +3 से +2 में जा रहा है तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीकरण अंक जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन मतलब क्या होता है, अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन होता है। ठीक, इसके बाद जो है, इसके बाद दूसरा देखो कि ये जो है ये कहीं ना कहीं कहाँ से कहाँ जा रहा है, -2 से कहाँ जा रहा है, 0 में जा रहा है। मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि -2 तो कम होता है, 0 ज़्यादा होता है। मतलब बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अब ध्यान से देखो, हमने क्या किया है, रिड्यूस्ड एटम ऑक्सीडाइज्ड एटम को बैलेंस किया, पहचान लिया हमने सबसे पहले तो। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, पहचानने के बाद बैलेंस करना है। ठीक है, बैलेंसिंग में थर्ड पॉइंट के अंदर हमने पहला पॉइंट क्या लिखा है कि जो रिड्यूस्ड परमाणु है, जो ऑक्सीकृत परमाणु है और जो अपचयित परमाणु है उनको बैलेंस करना है। तो यहाँ देखो Fe का, इस Fe का क्या हो रहा है, इस Fe का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। Fe का अपचयन हो रहा है तो सबसे पहले Fe को बैलेंस करो। सबसे पहले क्या करेंगे, Fe को बैलेंस करेंगे। तो Fe कितना है, बोले 1 है। यहाँ Fe कितना है, बोले 1 है, बैलेंस है। ठीक है, उसके बाद जो है सल्फर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो सल्फर को बैलेंस करो। सल्फर कितना है, बोले 1 है। तो यहाँ भी सल्फर कितना है, बोले 1 है, बिल्कुल बैलेंस। इसमें कोई दिक्कत हमको नहीं। मान लो इधर यदि 2 होता, उधर 1 होता तो फिर हम लोग इसको बैलेंस करते 2 1 लगा। ठीक है,
तो ये हमको बैलेंस मिल गया। तीसरे पॉइंट में क्या बोला है, चार्ज को बैलेंस करना है, आवेश को संतुलित करना है, वो भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस गुणनफल से। ठीक है, कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है कि हमको इधर का चेंज निकालना है, इधर का क्या निकालना है, चेंज निकालना है। तो यदि मैं यहाँ तक चेंज निकालूं तो चेंज मतलब ज्यादा में से कम को माइनस करना है। तो 3 माइनस कितना आया, तो यहाँ कितना आया है, 1 आया है। ठीक है, इधर का मैं चेंज निकालूं कितना आने वाला है, ज्यादा में से कम को माइनस करना है, ज्यादा क्या है 0, 0 में से -2 को करेंगे तो कितना आएगा 2, मतलब यहाँ कितना आया 2 आया। ठीक है, ये अंतर निकाल लिया हमने। ठीक, ऑक्सीडेशन स्टेट का। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इस वैल्यू का इनटू इसके साथ करना है और इस वैल्यू का इनटू इसके साथ करना है। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पर x की जगह क्या लिखने वाला हूँ, x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देख लें सभी यहाँ से, x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, x की जगह में क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, और y की जगह में क्या लिख सकता हूँ, y की जगह में 1 लिख सकता हूँ। इतनी बात तो मेरे हिसाब से तुमको क्लियर होगी। ठीक, अब उसके बाद आगे अभी और रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, पूरे रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद हमको क्या करना है, ये चार्ज का हमने बैलेंस कर लिया। अब आगे क्या बोला गया है, सभी एटम को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी बचे हुए जो परमाणु हैं, बाकी जो बचे हुए एटम हैं, उनको बैलेंस करना है। तो कैसे बैलेंस करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, 3 क्लोरीन। ठीक है, 3 क्लोरीन है। पहले मैं क्या कर देता हूँ, x की जगह 3 लिख देता हूँ, है ना। x की जगह मैं क्या लिखता हूँ, मैं अगली स्टेप में चल रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 3, मैं x की जगह क्या लिख रहा हूँ, रिएक्शन को मैं वापस लिख रहा हूँ, 3 FeCl3, फिर यहाँ y की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1 H2S। यहाँ पर क्या था, FeCl2 था, फिर यहाँ क्या था, S था, फिर यहाँ क्या बचा था, HCl बचा था। ठीक, अगली स्टेप में हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, 3 या 2 का शायद ना 2 हुआ है, 2 है। ठीक, उसको सही कर देते हैं, यहाँ पे कितना था, 2 था। ठीक, चलो, तो ये 2 लिखा हमने ना, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने ये कर दिया। अब अगले पॉइंट में क्या बोला, चार्ज के बाद कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके जो बचे हुए परमाणु या एटम है उनको बैलेंस करना है। उनको कैसे बैलेंस करेंगे, देखो। ठीक है, यहाँ 2.2 दिया तो यहाँ भी 2.2 करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ भी आयरन आ रहा तो यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ S 1.2 दिया तो यहाँ भी 1 का इनटू कर दिया ना। अब देखो, अब क्या बोला गया है कि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है उन एटम को छोड़ करके बचे हुए एटम को बैलेंस करना है। तो ये क्लोरीन कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं, यहाँ क्लोरीन कितने हो रहे हैं, 2, 4 और 5 हो रहा है। ठीक है, तो इधर 5 क्लोरीन है, इधर 6 क्लोरीन है, तो मैं इधर कितना लगा दूँ कि 6 क्लोरीन मिला, 2 लगा दूँ। ठीक है, क्या लगा दूँ मैं, 2 लगा दूँ। तो यहाँ पे देखो क्लोरीन की बैलेंस हो गई, इधर 6 क्लोरीन होगा, इधर भी 6 क्लोरीन होगा। इधर सल्फर कितना है, बोले 1 है, उधर सल्फर कितना 1 है, इधर आयरन कितना है, बोले 2, इधर आयरन कितना है 2। पूरी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। अब यहाँ पर x और y की वैल्यू बताना है, तो ये हमको x यहाँ दिया था और ये y हमको यहाँ दिया था, तो यहाँ 1 है और यहाँ क्या है 2 है। पूरी रिएक्शन बैलेंस करने के बाद हम लोग बताएंगे। तो x इक्वल टू कितना आया है, x इक्वल टू कितना आया है, 2 आया है, y इक्वल टू कितना आया है, 1 आया है। तो यहाँ देखो ध्यान से, हम लोगों का आंसर क्या हो गया, A आंसर हो गया। तो इस तरीके से रेडॉक्स अभिक्रिया को बैलेंस किया जाता है। वो जो पॉइंट मैंने लिखे थे वो पॉइंट आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल सिस्टमेटिक। एक पॉइंट यदि ऊपर नीचे हुआ तो रिएक्शन में गड़बड़ हो सकती है, बैलेंसिंग गलत आएगी। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमको क्लियर हो गया है। चलो, तो ये रिडॉक्स के क्वेश्चन जो हमने जितने भी पढ़े हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे जो मोल कंसेप्ट में पूछे गए हैं। मोल के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मोल के अंदर यदि क्वेश्चन नहीं भी पूछे तो वो तो एक बेसिक चैप्टर है, वो हमको आना ही चाहिए। दूसरे चैप्टर में हमको हेल्प मिल जाती है, ठीक है, मदद मिल जाती है दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन को करने में। ठीक है, तो हम लोग मोल की तरफ चलते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है, 4.4 ग्राम ऑफ अ गैस एट STP occupies a volume of 2.24 लीटर, the gas can be। ठीक है, 4.4 ग्राम गैस STP पर 2.24 लीटर आयतन घेरती है। अब ये बात बोली गई है, मतलब ये सही होगी तो ये बोला गया,
मतलब हमको ये पता है कि 2.24 लीटर, ठीक है, ऑक्सीजन जो है, ठीक है, कितना आयतन घेरती है, कोई भी गैस है, ऑक्सीजन गैस नहीं है, कोई भी गैस है, तो उसका मास कितना दिया गया है, 4.4 ग्राम दिया है। मतलब इतने आयतन का भार कितना आया है, 4.4 ग्राम आया है। लेकिन हमको ये पता है कि यदि 22.4 है, इतना लीटर यदि कोई गैस है एचटीपी पर, तो वो तो 1 मोल के बराबर हो जाएगी। मतलब हमको इतने लीटर गैस का आयतन या भार दिया गया, इतने आयतन का भार दिया गया है, तो इतने आयतन का भार निकाला जा सकता है जो भी गैस हमको दी गई होगी। तो मैं यहाँ पे जब सोल्व करूँगा तो 4.4 अपॉन में क्या हो जाएगा, 2.24 इंटू क्या हो जाएगा, 22.4। ठीक, जब इसे सोल्व किया जाएगा तो 44 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 44 ग्राम आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है 44 ग्राम जो है ये क्या आया है, 1 मोल का मास आया है। 1 मोल पदार्थ का भार आया, मतलब अणु भार आया। किसी भी गैस का क्या आ गया, अणु भार आ गया, मोलर मास आ गया, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, मोलर द्रव्यमान बोला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ 44 ग्राम अणुभार कौन सी गैस का है, तो किसी भी गैस का अणुभार निकाल के चेक कर लो कि 44 ग्राम किसका आ रहा है। तो हम लोग निकालेंगे तो यहाँ तो कितना आने वाला है, देखो यहाँ जो आएगा इसका कितना आने वाला है, 32 आने वाला है। ठीक है, यहाँ निकालेंगे 6 प्लस सॉरी यहाँ पर जो है 12 प्लस क्या करेंगे, 12 प्लस क्या कर देंगे, 16 कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, 16 कर देंगे। यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14 प्लस यहाँ पे 32। ठीक है, और यहाँ जो आएगा वो कितना आएगा, 44 आएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, जो भी आयतन हमको दिया गया है उसका भार हमको दिया गया है। ठीक है, तो इसमें इतना होता है। ठीक है, लेकिन हमको तो 1 मोल का निकालना है, क्योंकि 1 मोल का यदि भार आ गया तो वही उस मॉलिक्यूल, उस अणु या उस गैस का क्या हो जाएगा, अणुभार हो जाएगा। चेक करके निकाल लेंगे। ठीक है, ये अपने को थोड़ा सोच डेवलप करनी पड़ेगी। ये सोच तभी डेवलप हो पाएगी जब हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, if 0.05 mole of BaCl is mixed with 0.2 mole of Na2PO, Na3PO है ना, the maximum number of moles of BA3PO called by the N formed is, यदि 0.5 मोल ऑफ BaCl2 को 0.2 मोल Na3 के साथ मिलाते हैं। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या किया, मिक्स किया, इतना मोल इसका है, इतना मोल इसका है। तो बनने वाले BA3PO4 के अधिकतम मोलों की संख्या होगी, कितने मोल इसके बनेंगे। तो सबसे पहले तो हमको रिएक्शन लिखते आना चाहिए। रिएक्शन कैसे लिखे जाएगी, बोले BaCl2 प्लस यहाँ लिखा मैंने Na3PO4, ऐसा ही दिया गया है Na3PO, और यहाँ क्या बन रहा है, BA3PO4 होल ट्वाइस। और साथ में जो भी बन रहा है चाहे तो अपन वो भी लिख सकते हैं, यहाँ पे साथ में जो बनेगा वो NaCl बनेगा। ठीक, अब रिएक्शन को देखो, सबसे पहले क्या रिएक्शन मिली है हमारे पास, देखो वही मिला है Na3PO4 BaCl। अब देखो कितना क्या मिलाया गया है, ये मिलाया गया है 0.5 और ये मिला गया है 0.2, ऐसे ही मिलाया गया है। तो हमको ये पूछा है कि ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, और लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट यहाँ लगने वाला है, सीमांत अभिकर्मक की बात यहाँ हम लोग करने वाले हैं। ठीक, यदि हमको दोनों का अमाउंट दिया गया है तो सीमांत अभिकर्मक लगेगा, यदि एक का दिया होता तो हम लोग बड़े आसानी से बता देते। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले अभिक्रिया को क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक, बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंस भी देखो, यहाँ देखिए उधर कितने बेरियम हुए, 3 बेरियम, तो मैं यहाँ क्या लगाऊंगा, 3 लगाऊंगा। ठीक है, उसके बाद PO4 कितने हैं, बोले 2 PO4, तो मैं यहाँ 2 लगाता हूँ, तो PO4 2 है। अब Na कितना होगा, 3 2 6, ठीक, 6 NaCl 6 सोडियम है, और क्लोरीन भी कितने हैं, 6 है, तो मैं यहाँ पे 6 से लगाता हूँ, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है, अब यदि मैं यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री लिखता हूँ, ठीक है, स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि ये जो सामने लिखे होते हैं इनको हम स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं। तो इसके लिए कितना है 3, इसके लिए क्या है 2, इसके लिए क्या है 1, इसके लिए क्या है 6, हमको इसके बारे में पूछा गया है। अब इससे हमको ये बात पता चलती है कि यदि मैं इसके 3 मोल लेता हूँ, इसकी मोल 2 मोल लेता हूँ, तो BA3PO4 का केवल
होल्ड ट्वाइस का केवल एक ही मोल बनता है। कितना मोल बनता है? एक ही बनता है। जब इसको 3 लेता हूँ, इसको 2 लेता हूँ तो इसका 1 मोल बनता है। लेकिन अपने को दिया कितना है? 0.5 दिया है, 0.2 दिया गया, तो वो कितना बनेगा? ये तो क्वेश्चन है हमारा। तो अब हम लोग किसके बेस पे बताएं, आंसर कैसे बताएंगे? ठीक, तो हम लोग यहाँ पे लिमिटिंग रीजन की बात करेंगे। लिमिटिंग रीजन क्या होता है? जो रिएक्शन में जल्दी खत्म हो जाता है, उसी के बेस पे प्रोडक्ट बनने वाला है, उसी के बेस पे ये बनने वाला है। ठीक है, जो ज़्यादा है वो तो बच भी जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो कम क्वांटिटी में रिएक्शन के अंदर होता है, ठीक है, क्या हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जो रिएक्शन में खत्म हो जाता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रीजन, मतलब सीमांत अभिकरण बोला जाएगा। कम क्वांटिटी बोलना सही रहेगा, क्योंकि कम क्वांटिटी में तो हमको ये दिया गया है, ठीक, तो हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे। ठीक, जो रिएक्शन में खत्म हो जाए उसको हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग रीजन। पर पता कैसे करेंगे कि खत्म कौन हो रहा है? तो उसका पता करने के लिए क्या है? लिमिटिंग रीजन मतलब सीमांत अभिकरणों का पता करने के लिए क्या किया जाता है कि जो मोल होते हैं, जो मोल हमको दिए होते हैं, उस मोल में क्या करते हैं? स्टोइकियोमेट्री का भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो लिमिटिंग रीजन इज इक्वल टू मोल अपॉन क्या होता है? स्टोइकियोमेट्री। मोल हमको दिया गया है 0.5, डिवाइड करना है स्टोइकियोमेट्री से। ठीक, यहाँ पे कितना है? बोले 0.2 अपॉन में कितना आया? बोले 2 आएगा। ठीक, तो यहाँ जब डिवाइड किया जाएगा तो 0.166 के लगभग आएगा, और यहाँ जब डिवाइड किया जाएगा तो 0.1 आएगा। अब यहाँ पर दोनों की वैल्यू आ गई हमारे पास, दोनों वैल्यू आई है, दोनों की वैल्यू आई है। अब यहाँ बताओ जो कम है, जो रिएक्शन में, जो लिमिटिंग रीजन में कम आ रहा है, कम वैल्यू किसकी आई है? इसकी वैल्यू। ये तो ज़्यादा है, ये कम है। ठीक, तो जो कम रहेगा वही हमारा लिमिटिंग रीजन होगा, मतलब ये हमारा लिमिटिंग रीजन हो गया। इसके बेस पे हमको आंसर बताना है। अब इसके बेस पे कैसे बताया जाए? वापस ऊपर चलेंगे, ये पता करने का प्रोसेस अलग है। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? अब यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री देखो कि 2 में, इसके 2 से इसका 1 बनता है, 2 में 1 बनता है, तो हमको इसका दिया कितना है? 0.2 दिया है, ना कि 2 दिया है। 2 में तो 1 बनता है, ये तो स्टैंडर्ड हो गया, ये हमको पता है। ठीक है, लेकिन 0.2 में कितना बनने वाला है? तो सोल्व करो, कितना बनने वाला है? 1/2, 0.2, ये क्या हो गया? 0.1। ये हम लोग को आंसर आ गया, मतलब ये 0.1 बनेगा। कितना मोल ये बनेगा? ठीक है, इससे हम लोग मास निकाल सकते हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं, सब मोल कंसेप्ट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें आंसर जो हम लोगों का क्या आया है? 0.1 आंसर आया है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखेंगे सब ध्यान से। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 18 ml ऑफ वाटर, 18 ml वाटर दिया गया है, 18 ml H2O दिया गया है। हमको पता है कि इसकी जो डेंसिटी होती है, इसकी जो डेंसिटी होती है, जो घनत्व होता है वो कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, और डेंसिटी मतलब बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक, वॉल्यूम हमको दिया गया है, तो हमको क्या निकालना है? मास निकाल लेंगे। ठीक है, तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, वॉल्यूम यहाँ कितना दिया गया है? 18 ml दिया है। डेंसिटी कितनी दी है? बोले 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? 18 ग्राम हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 18 ml H2O किसके बराबर हो गया? 18 ग्राम H2O के बराबर हो गया। 18 ग्राम हमारे पास वाटर दिया गया है। ठीक, अब 18 ग्राम वाटर का मतलब क्या है? कि ये 1 मोल के बराबर है। यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे? मोल निकालेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए ना कि 18 ग्राम जो वाटर है वो किसके बराबर होता है? हमको पता है कि मोल इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास होता है। ठीक है, मास अपॉन मोलर मास होता है। मास कितना दिया है? 18, और ये कितना हो जाएगा? 18, मतलब यहाँ कितना आ गया? मोल 1 मोल। मतलब मेरे पास जो है 1 मोल मेरे पास क्या है? H2O। या फिर मैं ऐसा बोल देता हूँ कि मेरे पास वाटर के कितने मॉलिक्यूल है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 H2O है। कितने H2O है मेरे पास? कितने जल के अणु मेरे पास आ गए हैं? अब इतने जल के अणु मेरे पास आए हैं, तो हमको पता है कि एक जल के अणु में, हमको जल के अणु नहीं पूछा है, हमको तो इलेक्ट्रॉन पूछा है कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। ठीक, तो 18 ml में हमने 18 ग्राम निकाला, 18 ग्राम से हमने मोल निकाले, मोल से हमने अणु निकाले किसके? H2O के। अब हमको ये पता है, हमको ये पता है कि यदि H2O का एक अणु है हमारे पास, ठीक है,
यदि H2O का मेरे पास एक अणु 1 H2O है, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आने वाले हैं, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल सकते हैं। हमको पता है कि यहाँ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये पहले से था, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं, मतलब यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। सब परमाणु को जोड़ देंगे, एटॉमिक नंबर को जोड़ देंगे, न्यूट्रल है, उदासीन है सब, ठीक है। तो एक H2O के अंदर जो है इतने इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास तो H2O इतने सारे हैं, यदि 2 H2O होते तो 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब H2O को इतने सारे दिए तो हम लोग क्या कर देंगे, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू क्या कर देंगे 10 कर देंगे, और वो के अंदर गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ 6.023 इंटू 10 की पावर 24 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये हमारा आंसर आया है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखो आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से, आंसर क्या आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये इतनी बात जो है हमको समझ में आ रही है, कोई इसमें कठिन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो है ना, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ O2 विल हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टू दैट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ H2। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि O2 के कितने ग्राम में, O2 का भार पूछा है कितने ग्राम में, तो कितने ग्राम में उतने अणु होंगे जितने की 0.5 ग्राम H2 में होंगे, ठीक। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है, इस 0.5 ग्राम H2 में कितने अणु हैं वो निकालेंगे, और वही अणु इन चारों में से किसके अंदर है, ऑक्सीजन के कितने ग्राम में कितने अणु मिल जाएंगे हमको, ठीक है। तो सबसे पहले 0.5 ग्राम है ना, 0.5 ग्राम हमको क्या दिया है, H2 दिया है, तो इसके अंदर पहले अणु निकालते हैं। तो 0.5 पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, मोल निकालना पड़ेगा, एक चार्ट हमने देखा है, ठीक है। तो 0.5 डिवाइड में क्या करना है 2, ठीक है। तो यहाँ आंसर कितना आने वाला है, देखो ध्यान से, यहाँ पे आंसर ये, यदि मैं इसको पॉइंट हटा दूँ तो नीचे कितना आएगा, तो 5 बाई क्या हो जाएगा 20, ठीक है, ऐसे आने वाला है। 5 बाई 20 हो गया, मतलब यहाँ पर क्या हो गया 1/4 मतलब यहाँ में 0.25 लिख सकता हूँ, ठीक है। 0.25 मोल हमारे पास आया है, क्या है 0.25 मोल किसका है, H2 का है, लेकिन हमको तो अणु निकालना है। अब अणु सेम तो मोल भी सेम, ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे अणु निकालने का सूत्र हमको याद होना चाहिए, या मॉलिक्यूल निकालने का फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, मोल इंटू Na होता है, ठीक है। तो मोल कितना आया यहाँ पर 0.25 आया है, इनटू क्या कर देंगे Na, तो कितने अणु ना, Na की वैल्यू पता है, एवोगैड्रो नंबर होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखो ये कितना आया है 0.25 Na हमारे पास किसके अणु है, H2 के अणु है। अब इतने ही अणु जो है ऑक्सीजन के कितने ग्राम में आने वाले हैं, ये हमको चेक करना है, ठीक है। तो इसमें निकालेंगे, फिर इसमें निकालेंगे, फिर इसमें निकालेंगे, फिर इसमें निकालेंगे, तो जिसमें आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं, ठीक है, चेक कर लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमको दिया है 8 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पर 8 ग्राम ऑक्सीजन दिया है, तो 8 को उसके पहले मोल निकाल देते हैं। मोल निकालेंगे तो कितना आने वाला है 32 आने वाला है, ये 4/16, उसके बाद 2/8 और ये 1/4, इतने मोल आए हैं। इतने मोल मतलब 0.25, इतने मोल आए हैं। मोल आए तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मोल इज इक्वल टू क्या होने वाला है, मोल इज इक्वल टू तो सॉरी मोल ही निकालना, हम लोग मॉलिक्यूल निकालना है ना। तो मॉलिक्यूल निकालेंगे, तो मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे देखेंगे ध्यान से, मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, बोले मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्या होने वाला है, मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मतलब अणु है ना, मॉलिक्यूल मतलब अणु हो जाएगा। अणु बराबर क्या हो जाएगा, मोल गुणा क्या करेंगे Na, तो मोल कितना आया है 0.25 इंटू क्या हो गया Na, मतलब वही आंसर आ रहा है 0.25 Na, सेम आंसर आ रहा है, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल यही हो जाएगा, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बिल्कुल मोल को बिल्कुल क्वेश्चन करना पड़ेगा तो आपको प्रैक्टिस हो पाएगी, ठीक है। तो इतनी बात जो है हमको समझ में आती है, ठीक। चलो, तो आज जो हम लोगों ने चैप्टर देखे हैं वो देखे हैं, रिडॉक्स देखा है और मोल कंसेप्ट देखा है। 2 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे हैं, ठीक, सॉरी दो पेपर हमने देखे हैं, मतलब पेपर की बात करेंगे 2 टॉपिक हमने देखे हैं, ठीक। तो 2 टॉपिक के बारे में हमने क्वेश्चन करे हैं, फिर कल जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे जो BHU के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक। थैंक यू सभी को, बाकी चीज़ें हम लोग कल देखेंगे, ठीक।